लेकिन आज वहाँ पे हिंदुओं के हालात को लेके कई क्वेश्चंस उठ रहे हैं। हमारे साथ इस बीच में जो पैनलिस्ट हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री उमेश जी हैं। नमस्कार उमेश जी। हमारे साथ लक्ष्मी नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रतिष्ठित नेता हैं श्री बृजमोहन जी। नमस्कार बृजमोहन जी। नमस्ते। और बिहार से हमारे साथ हैं ग्राम उदय फाउंडेशन से श्री संजीव तिवारी जी। नमस्कार संजीव जी। आज की परिचर्चा हम जारी अभी रखेंगे। जारी रखने से पहले हम कुछ अपने आंकड़ों पे बात करते हैं, और आंकड़ों पे रहने के बाद हम समझते हैं कि ये आंकड़े जो हैं सो क्या कहते हैं और किस दिशा में इंगित कर रहे हैं। जो पिछले पोस्ट पोल वायलेंस हुए हैं बंगाल में, जो बंगाल की पुलिस है, उन्होंने 6 डेथ को रिपोर्ट किया है कि केवल मात्र 6 डेथ हुए हैं इस हिंसा के द्वारा। उसमें जो नाम है, पहला नाम अभिजीत सरकार है, जिनकी उम्र 35 साल थी, और उन्हें इतना मारा गया कि मारते मारते ही उनके दम प्राण पखेरु उड़ गए। साथ में ही उनकी माताजी माधवी और उनके भाई विश्वजीत को भी पिटाई लगी। इसके अलावा हरन अधिकारी जो कि सोनारपुर दक्षिण से या साउथ 24 परगना से थे, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। ये दोनों ही नेता बीजेपी के सपोर्टर थे। जो अन्य 4 नेताओं के नाम जो कि टीएमसी गवर्नमेंट या पुलिस द्वारा लिया जा रहा है, उसमें श्रीनिवास घोष, संजू शेख, विभास पाल और गवेश मलिक, ये चारों नेता जो हैं सो टीएमसी के माने जा रहे हैं। और ये टीएमसी के नेताओं जिनकी हत्या हुई इस पोस्ट पोल वायलेंस में। ये कुछ आंकड़े थे जो कि पुलिस पुलिस प्रशासन ने दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले का जो मेरे पास आंकड़ा आया था मीडिया के द्वारा, वो 14 लोगों के डेथ को जस्टिफाई बता रहा था। जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी की तरफ से जो आंकड़ा था वो 14 का था। पार्टी के प्रवक्ता आज की डेट में जेपी नड्डा जी ने कहा है कि करीब 1000 लोग या परिवार जो है सो गांव छोड़ के जा चुका है। एक दिन पहले आपके हेमंता विश्वा स्वरूप जी ने शर्मा जी ने जो है सो एक ट्वीट किया था, जिसमें ये क्लेम किया गया था कि 300 से 400 परिवार बीजेपी कार्यकर्ता जो है सो बंगाल छोड़ के असम की तरफ रुख कर चुके हैं। ऐसे ही कुछ आंकड़े अगर हम देखें तो यहाँ पे होम मिनिस्ट्री की तरफ से आज वार्निंग लेटर गया है टीएमसी गवर्नमेंट को, जिसमें कि ये बताया गया है कि अभी तक कोई ठोस कारगर उपाय नहीं लिए गए हैं टीएमसी सरकार के द्वारा। इवन इलेक्ट होने के बाद भी प्रशासन जो है सो पूर्ण रूप से इसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। 3 मई को एक रिपोर्ट मांगी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू, लेकिन वो रिपोर्ट्स भी अभी आज तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई है। जो बंगाल में एक और जो खबर है वो ये है कि चेन्नई बेस्ड एक एनजीओ है जिसका नाम एंडेक कलेक्शंस ट्रस्ट है। उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की है, जिसके तहत उन्होंने मांग की है कि जो नवनिर्वाचित अभी जो वहाँ पे पार्टी है टीएमसी की, उनको बर्खास्त कर दिया जाए और बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जो आंकड़े हैं, जो कहीं कुछ हाल बयां करते हैं। इसके अलावा जो है सो बीजेपी टीएमसी दोनों तरफ से लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बयान है और माननीय ममता जी की तरफ से भी बयान आना शुरू हुआ है। तो अब हमारे पास जो इस पर्टिकुलर सेशन में है, अब पहला रिक्वेस्ट करूंगा उमेश जी से। उमेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पूरे प्रसंग को कैसे देखेंगे? ये एक धार्मिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, या एक जर्नल है कि इलेक्शंस के बाद हम बंगाल में कुछ लोग मरते ही हैं? सर, मेरा कहना है कि पहली बात, हम जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट का कोई पॉलिटिक्स में जाना अच्छा नहीं होता। दूसरी बात है कि हमारा ये मानना है कि कहावत है, आंधी नगरी चौपट राजा।
छोटे शब्दों में अंधी नगरी चौपट राजा। जहाँ का प्रशासन ठीक हो तो वहाँ किसी भी तरह का घटना नहीं घट सकता। कहावत है कि जनता चुस्त प्रशासन चुस्त, प्रशासन चुस्त जनता सुस्त। तो दोनों चीज़ों को मिला करके हमें नज़र से देखना पड़ रहा है कि हमारी जो संविधान है हमारा, जो हमारे कानून व्यवस्था है वो सही नहीं चल रहे हैं। हाँ। सब अपने तरीके से राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हाँ, सब हाँ। अपने अपने हावी हैं। हाँ। सब अपनी अपनी बातों को रख अपना दबाव बना करके अपने तरीके से काम करते हैं। जी सर। तो ये जो आपने अभी कंक्लूजन निकाला है, जी एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया है फिर से। देखिए मैं तो परेशान हो गया आज के कॉल्स में। हाँ, ये जो कंक्लूजन आपने निकाला है, ये देखिए ठीक है कि जहाँ जनता चुस्त हो जाएगी वहाँ पे क्या है कि सरकार को भी चुस्त होना पड़ेगा, लेकिन अगर जनता सरकार ही चुस्त है तो जनता अपने आप ही सुस्त हो जाती है। बृजमोहन जी, क्या कहेंगे, मतलब ये राजनीतिक है, धार्मिक है, या ऐसा होगा कि हर बार बंगाल में इलेक्शन होगा और कुछ लोग मरेंगे ही मरेंगे? आपसे धार्मिक है, ये जो है पहला सही है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का रवैया रहा है हमारे देश में जो चला रहे हैं सरकार, और जिस तरह से किसी महिला को जाकर के आप चैलेंज करते हैं दीदी और दीदी, ये सब माने प्रधानमंत्री का लैंग्वेज नहीं होता है। तो दीदी और दीदी कहेंगे तो क्या आप मार देंगे लोगों को? लोगों को मारने की अनुमति मिल जाएगी आपको? मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? विकास जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। हाँ, उमेश जी प्लीज बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा प्रशासन ही सही होता तो जो घटनाएं हो रही हैं, जो लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? ये तो प्रशासन का काम है ना। अगर जी सर, इसका जिम्मेदार कौन है? उसी में किसकी शासन थी? सर वो मैं कहता हूँ चाहे सरकार किसी की भी हो, ममता जी अपनी साध रही हैं, सेंटर को भी चाहिए कि अपनी पावर का इस्तेमाल करे। जो जरूरी चीजें हैं। सर अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़ेंगे ना सर, क्या उसे भी छोड़ देंगे? लड़ेंगे ना। देखिए तो क्या ये चैलेंज करना, तो मेरे ख्याल से चैलेंज करेगा तो कोई किसी को मारना तो नहीं चाहिए। मारने को तो जायज़ हम नहीं ठहरा सकते हैं। मारने को कैसे हम जायज़ ठहरा देंगे ब्रिजमोहन जी? कि हम जो है सो सारे जितने भी हमारे अगेंस्ट के विचारक हैं उनको हम सब भगा देंगे क्या? यही दिल्ली में भी हम सोचे कि अच्छा चलिए इस चर्चा को अभी कंटिन्यू रखेंगे। संजीव जी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई। संजीव जी क्या कहेंगे आप, कैसे हम इसको संदर्भ में देखें? बड़ा विचित्र सा है ये घटना। जी विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी इस विषय को चलाने के लिए। जी सबसे पहले समझिए कि दो शक्तियाँ, एक राज्य की शक्ति है, एक केंद्र की शक्ति। हाँ जी। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि किसके क्या क्या अधिकार है। बंगाल भारत से अलग तो नहीं है। हाँ ठीक है। बंगाल, इस बात को तो हम नकार नहीं सकते कि बंगाल भारत से अलग है। बिल्कुल सही बात है। बंगाल भारत का हिस्सा है तो बंगाल के ऊपर केंद्र की कौन कौन से अधिकार क्रियान्वित होते हैं, इसको भी तो समझना पड़ेगा। ठीक बात है। सारी फोर्सेस आपकी हैं, सबको डिप्लॉय आप कर सकते हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि मैं तो यहाँ पे बहुत ही स्वतंत्र तरीके से अपनी बात रखूंगा। ये केंद्रीय नेतृत्व की नपुंसकता ही दिखती है यहाँ। केंद्रीय सरकार के नपुंसकता दिखती है, लेकिन वो किस मायने में? मतलब वो उनके मतलब आप सैक्रिफाइस करवाना चाह रहे हैं कि अगर आपके कार्यकर्ता वहाँ मारे गए तो जो लोग मारे गए हैं उनको संवैधानिक रूप से तो मारा नहीं गया है। ऐसा तो है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू लोगों को मारा गया है और आप कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे हैं। तो जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है तो आपको भी कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख के ही लड़ना पड़ेगा। तो आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब वहाँ पे अभी जो नवनियुक्त सरकार है उस पे लोहे का जवाब लोहे से आपको देना ही पड़ेगा। तो और नहीं तो फिर लाशों पे राजनीति करना बंद कीजिए, या तो फिर बोलिए। ये जो बार बार
हमारे भाजपा के जो अध्यक्ष हैं या जो गृह मंत्री हैं आते हैं और कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। आपका तो कुछ नहीं हुआ, मरे तो कार्यकर्ता, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। उन्होंने तो लाशों पे राजनीति कर ली। हाँ, ये बड़ा ही जायज क्वेश्चन है कि आप इलेक्शन तक तो जो थे आप पूरी शक्ति इकट्ठा करके आप आए, और हमारी तरफ एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब अपने में नहीं जान तो क्यों लंका में कूदा, है ना। एक बड़ा अच्छा सा मुहावरा है कि अपने में नहीं कूदा तो क्यों लंका में कूदा। तो ये हो गया कि भाई 10 साल से आपने अगर देखा कि टीएमसी वहाँ पे आक्रामक हो चुकी है, इतना हो चुका है कि आपके सपोर्टर्स को मारेगी और आप उनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तो फिर आपको राजनीति करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे उमेश जी? उमेश जी, ये बात सही है या फिर इस पर भी मतलब हम ये राजनीतिक परिदृश्य में उसको करके छोड़ दें और उसके बाद कुछ लोगों को जान चला जाए? एक मिनट सर। हाँ बोलिए। मेरा कहना यह है जी कि सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे किसी और की भी हो, कहने का मतलब ये है कि जो मर रहे हैं उनका क्या है, उनके बारे में किसी पॉलिटिशियन ने, किसी बीजेपी वाले ने जो उनके कार्यकर्ता से जो मर रहे हैं, क्या उन्होंने सोचा? यस। हाँ, अब आइए आप बताइए सर ब्रिजमोहन जी, कैसे मतलब इस को देखें? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक इनकी लड़ाई थी वोट बैंक की, तब तक तो ये रोज उनके साथ थे। दिल्ली से भी लोग गए, मनोज तिवारी ने रिक्शे पे बैठा के रिक्शे वाले को चलाया। सोचिए, बहुत मायने की बात है। एक रिक्शे वाले जो रिक्शा हाथ से रेडी चलाता है, मनोज तिवारी वहाँ पे गए रिक्शा चलाने के लिए। यहाँ पे सांसद हैं, अगर सही मायने में अगर सही काम कर लेते तो शायद इतनी आवश्यकता नहीं, खाने की आवश्यकता नहीं होती। अपने कर्तव्य पे भरोसा होना चाहिए और काम पे भरोसा होना चाहिए। तो वहाँ पे वो रिक्शे वाले को लेकर चलते रहे, मीडिया को दिखाते रहे, तो उसका क्या आवश्यकता मुझे बताया जाए। नहीं, सही बात है। अब आप ब्रिजमोहन जी के पास आते हैं। ब्रिजमोहन जी, क्या आवश्यकता थी मनोज तिवारी जी को? कैसे मतलब क्या रिक्शा चलाना अगर चला लेते यहाँ पे, उनका तो विधानसभा है बराड़ी। आपने देखा होगा कि जब दिल्ली का चुनाव हुआ था तो पता नहीं हमारे यहाँ वाले थे बीजेपी की सरकार नहीं है, यहाँ बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, जो कि संभव नहीं है। अभी ना वहाँ जो लोग मारे जा रहे हैं उनको कोई देखने वाला है। अभी वहाँ कोई जो मारे जा रहे हैं उनको देखने वाला भी नहीं है, कोई कलम कराने वाला भी नहीं है। आपके यहाँ काम करता है और वो कितनी मदद कर रहे हैं जो लोग असम जा रहे हैं भाग के बंगाल से। 1 लाख की संख्या बताई गई है। 1 लाख की संख्या, 1 लाख परिवार की संख्या है। 1 लाख परिवार, अगर उनके साथ अगर 3 या 4 लोग हैं तो 4 लाख 5 लाख। सर मैंने शुरू में बात मैंने शुरू में बात कहा था, अंधी नगरी चौपट राजा। देश का विकास जब राजा ही थोड़ा सा माइनर हो जाए तो क्या करेंगे? लूट खसोट चोर चकारी ये सब चीजें तो बढ़ेंगी, अपराध तो बढ़ेगा ना सर। ऐसे में सख्ती होना चाहिए। ऐसे में अपन एक बात बताओ, आपने कहा कि वहाँ टीएमसी की सरकार है, सारी जिम्मेदारी सारी की सारी जिम्मेदारी अगर मोदी जी ले लेंगे तो राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार का फिर क्या? सर मेरी बात सुनो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी किसी को कंधे पे उठा के चले। मैं कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर किसी के हाथ में है, अधिकारी हैं, मोदी जी हैं और उनके विभाग के बहुत सारे मंत्री हैं। अगर सभी लोग अपने अपने पद का इस्तेमाल करें,
कई तरह के जो लोग आपके कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले तो आपको जरूरत है कि उनकी सेफ्टी करनी चाहिए। लेकिन आज देखो वो लोग मारे जा रहे हैं, वो लोग छोड़ के भाग रहे हैं। क्या देश की दुर्दशा है सर, ऐसे कोई राजनीति थोड़ी होती है। लोग अपने बच्चे को सेव करके रखते हो तो आपको कार्यकर्ता आपके लिए अपनी जान दे देता है। जान दे भी रहा है, जान दे भी रहा है। नहीं करता सर, मैं तो अपनी बात का जवाब चाहता हूँ। मुझे बताइए कि आपका कार्यकर्ता था कल तक वो आपके साथ लगा रहा, आज जो मारा जा रहा है, क्या आपकी जरूरत नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर को सख्त किया जाए? क्या टीएमसी सरकार है, क्या उसके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है? केजरीवाल के लिए एलजी साहब ने अभी एक ऑर्डर जारी कर दिया, आपने उसको सुना होगा। तो क्या वहाँ पे नहीं जारी हो सकता? वहाँ भी हो सकता है। बोलिए। अब ये देखिए, एक बड़ा प्रश्न अच्छा निकल के आया है कि हम जो सरकार हैं, जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, और राज्य सरकार के अंदर जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आज लोग एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि राज्य सरकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी है या केंद्र सरकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आज हम इतने लोग मारे जा रहे हैं, उन मारे जानों में मैं मतलब कल अचंभित था, एक ऐसे ही डिबेट का पार्ट था, तो उसमें मैंने देखा कि टीएमसी के जो ये प्रवक्ता थे वो इस बात को भी कहने के लिए तैयार नहीं थे कि हम इस बात के लिए अपील करें कि जो है सो ये हत्या बंद हो जाए, वो मानने को भी तैयार नहीं है। हाँ जी, मैं तो सबसे अपील करना चाहूँगा, चाहे टीएमसी के ममता जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे बीजेपी नड्डा जी हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सबसे पहले इस माहौल को शांत किया जाए। जो भी लॉ एंड ऑर्डर बनते हैं इसके लिए शांत, क्योंकि सबसे बड़ी है लोगों की जान। उसके बाद में सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे लागू हो जाए, वो बहुत जरूरी, मेरा तो यही कहना है। संजीव जी आपके पास फिर से आएंगे। संजीव जी, ये मतलब जो पूरा परिदृश्य है उसमें आप जो अगर टीएमसी का रोल देखेंगे, मेरे पास मैंने कई तरह से डाटा को खंगाला और मैंने समझने की कोशिश करी कि ये कहाँ पे ज़्यादा इस तरह की हत्याएं हुई हैं, और जो कई वीडियोज आए, कई तो फेक वीडियो का भी रिपोर्टिंग किया गया है। वो टीएमसी ने बहुत तेज़ी से बोला कि ये फेक वीडियोज़ को ज़्यादा वायरल किया गया है, और लेकिन जो हमारे पास जो तथ्य हैं उस तथ्य में ये बात तो साफ निकल के आ रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो काफ़ी डरे हुए हैं। उसमें भी जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं वो पूर्णतया जो है सो एक प्रोपेगेंडा के अंतर्गत बहुत ही भय के माहौल में है, आज आक्रांत है पूरी तरह से। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी, कौन इनकी रक्षा करेगा? ये केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा या राज्य सरकार के हाथ में है? वहाँ पे तो नवनिर्वाचित अभी राज्य ही, मतलब अभी 2/3 से ऊपर की मेजोरिटी है उनके पास, 213 विधायक हैं टीएमसी के पास। विकास जी, मैं बंगाल में 2 वर्षों तक काम कर चुका हूँ। अच्छा। अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूँ। हाँ, जो पूरा उत्तर बंगाल का क्षेत्र है, चाहे वो सिलीगुड़ी हो, नक्सलबाड़ी हो, मालदा हो, इस पूरे क्षेत्र में लगभग 2 वर्षों तक मैंने काम किया है। और इसको समझिए आप, वहाँ पे ये जो लड़ाई है ये विशुद्ध राजनीतिक लड़ाई है। ये राजनीतिक लड़ाई है। हम लोग बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं कि ये धार्मिक लड़ाई है। मैं इसको राजनीतिक परिदृश्य में पहले देखता हूँ। ठीक है। जो लोग मरे हैं वो भाजपा के लिए काम कर रहे थे। आपने अभी कहा कि क्या राज्य के नागरिकों के प्रति राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, तो सबसे पहले ये समझ जाइए कि राज्य जो है वो एक राजनीतिक पार्टी है। राज्य अर्थात टीएमसी, और टीएमसी उसी को नागरिक मानती है जो उसका कार्यकर्ता है। अच्छा, मेरी बात पूरी करने दीजिए। हाँ, एक मिनट ब्रिजमोहन, एक मिनट ब्रिजमोहन जी, पहले संजीव जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है। टीएमसी उसी को नागरिक मान रही है जो उसका कार्यकर्ता है, और वो कार्यकर्ता के भावना के अनुरूप काम कर रही है। उसका कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता को मारना चाहता है। संजीव जी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं थोड़ा सा। मैं अब हाँ, संजीव जी कुछ बोल रहे थे आप, थोड़े से बीच में आपका नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब था। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को नागरिक ही नहीं मानती है, दोयम दर्जे का मान के चल रही है। कि काम करवा लिया, वोट अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं मिला भी तो भी ठीक है।
चलिए ये भी सही। इनका तो शुरू से नीति रहा है। अच्छा ब्रिजमोहन जी, हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप कंप्लीट करना चाहेंगे संजीव जी? तो मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो Please. यहाँ स्थिति ये है कि 1% पावर भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास नहीं है। अगर ये हथियार उठाते हैं, ये कुछ करते हैं, तो इनके ऊपर इतने क्लॉजेज लाद दिए जाएंगे, वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जहां पे एक पार्टी कैडर के पीछे पूरा शासन तंत्र है और एक पार्टी कैडर बिल्कुल नपुंसक की तरह वहां पे बैठा हुआ तमाशा देखता। अब आते हैं, अब ब्रिजमोहन जी के पास आते हैं। ब्रिजमोहन जी कैसे सम अप करेंगे इसको? क्या मतलब केवल सारी की सारी जिम्मेदारी जो है सो केंद्र सरकार की ही हो सकती है या फिर राज्य सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करेगी? एक बात बताइए, आप मेरे 4 भाई को तोड़ करके लड़ा करके आप राज करना चाह रहे थे, ये संभव था? क्या चीज? मैं समझा नहीं, फिर से आप दोहराएंगे? मेरे भाइयों को तोड़ करके जब आप मेरे घर पे राज करना चाहते थे, जो कि कदापि संभव नहीं था, जो आपने कर दिखाया और हमारे घर को तोड़ दिया आपने। तो ये तो केंद्र में भी हो जाएगा। ये तो गलत, ये गलत है आपका तर्क। इसलिए गलत है क्योंकि आप कल प्रधानमंत्री के लिए जाने की कोशिश करेंगे अगर अरविंद केजरीवाल, तो आप लोगों को मारा जाए, मतलब बीजेपी के लोग आपको मारेंगे, तो आप उसको क्या सही जायज ठहराएंगे कि आप लोग लड़ ही नहीं सकते हैं केंद्र में? क्योंकि केंद्र में 10 साल से नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी तो सबको मार रहा है, सब थाली नहीं बजा रहा है। नहीं, अभी आपको नहीं, असम में नहीं हुआ। असम में कोई घटना नहीं हुई, ठीक है। दिल्ली में कोई घटना नहीं हुई, जब जीते थे तब भी नहीं घटना हुई। आप ये देखिए कि जहां पे भी बीजेपी की सरकार बन रही है, कम से कम वहां पे हम शांति को तो देख ही रहे हैं। इस बात को आप नकार नहीं सकते, लेकिन आप इस बात को भी ये सहमति नहीं दे सकते कि 10 साल से ममता जी का राज्य था, तो इस वजह से अब वहां के मतलब कोई पार्टी वहां पे खड़ी नहीं हो सकती। अगर कोई विपक्ष को जाने ही नहीं देगा तो लोकतांत्रिक आप व्यवस्था को कैसे आप तो लोकतंत्र को ही क्वेश्चन में। मैं पीछे ही तो जा रहा हूँ, मैं पीछे ही तो आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि 10 साल से अगर कोई राज्य में है, उसको अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो उसके विपक्ष में, मतलब जो पक्ष वाला है वो विपक्ष को मारेगा और इसको हम जायज ठहरा लें, ये तो सही नहीं है। चैलेंज कैसे करेगा? हर चीज का तो नहीं, ये मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूँ। आप तो नई पार्टी हैं, आप आम आदमी पार्टी पिछले कुछ सालों में ही यहाँ पे व्यवस्थित हुई है। उस हिसाब से तो आपके जितने कार्यकर्ता थे उनको, कांग्रेस वालों को आपको पीट के मार देना चाहिए था। और उसमें हम कहते कि भैया आम आदमी पार्टी ने क्रांति के साथ एंट्री करी है, झाड़ू लेके आए थे कि हम पूरी सफाई करेंगे व्यवस्था को। तो आप उस मारा नहीं है ना, मारा तो नहीं है ना, आपके किसी कार्यकर्ता को मारा तो नहीं है ना, आपके किसी कार्यकर्ता को मारा है क्या? बीजेपी ने किसी कार्यकर्ता को मारा है क्या? कहाँ मारा है बताइए ना, किसको मारा है? मैंने तो आज तक जूता नहीं। आप देखिए इन दोनों चीजों के, ये राजनीति पे मत लेके जाइए। आप ये कहिए, आप पहले ये नहीं, आप दिल्ली की मानसिकता, जो बंगाल की मानसिकता है, उसको दिल्ली में मत लेके आइए। आप नहीं सही। हाँ, मैं ठीक है, मैं मानता हूँ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति करने का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों पे गलत आक्षेप करिए। नहीं, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि आपने क्या किया नहीं किया। मैं तो सीधा सा जनरल से आपसे बस जानना चाह रहा हूँ कि हम कैसे किसी चीज़ को जायज़ ठहरा सकते हैं
कैसे हमारे जो मतलब इन चीज़ों को हम इतने बड़े संख्या में अगर कोई घटना हो रहा है, भय का माहौल बना हुआ है, उसको हम कैसे जायज़ ठहरा सकते हैं? वो आम आदमी पार्टी भी अगर जायज़ ठहरा रही है तो बहुत गलत है। मैं तो ये मतलब मंच से कहूँगा। सुनिए हमारा विधायक यूपी में जाता है, उनके ऊपर स्याही फेंक दिया जाता है। स्याही फेंका गया है, गोली नहीं मारा गया है सर, काटा नहीं गया है, तलवार से नहीं काटा गया है सर, आपके ऊपर स्याही फेंका गया है, जो लोकतंत्र का एक विरोध करने का तरीका है। आप जाइए बंगाल में, आप नहीं, आप बंगाल की बात की, अभी बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल में, बंगाल और उत्तर प्रदेश में अभी शासन व्यवस्था में काफ़ी डिफरेंस है। आज हमें दिखाई दे रहा है कि कम से कम आपके कार्यकर्ता जाते हैं तो केवल स्याही ही फेंकते हैं, विरोध में फेंकते हैं। स्याही फेंकना विरोध का एक तंत्र माना जाता है, ठीक है, हमने माना कि वो भी गलत है, लेकिन नहीं, आप उसको मृत्यु से नहीं तुलना कर सकते साहब, उसको मृत्यु से कैसे तुलना करेंगे? आज आप उसको जायज कर रहे हैं कि जब हमारे यहाँ इतने लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है बंगाल में, जो हुआ है केंद्र सरकार के अधीन हुआ है। जब से ममता जी ने अपना सत्ता संभाला है, उसके बाद ममता जी ने आश्वस्त किया है कि हमने सत्ता संभाल लिया है, अब हमारे बंगाल में इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। वो नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मतलब अभी आज भी जो है सो कई लोग निर्वासित हुए हैं, आज भी निर्वासित हुए हैं, आज की रिपोर्ट्स हैं। आते हैं उमेश जी के पास। उमेश जी, क्या मतलब इस जो परिदृश्य में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लोग इसको भी जायज़ ठहरा रहे हैं कि जिस तरह से मौतें हो रही हैं, भय का वातावरण बना हुआ है, मतलब ये तो सोचने से परे की बात है। नहीं सर, इसको तो मैं सही नहीं मानता। ये बिल्कुल ही सोचने से परे है कि हमारे पास मतलब लोग जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं सो मारे जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है सो केंद्र सरकार वहाँ पे दुरुस्त नहीं है, उसने व्यवस्था नहीं करी, लेकिन हमने ये भी तो देखा है कि दूसरे राज्यों में इस तरह की कहीं कोई घटना नहीं घटी। हमारे साथ 5 और राज्यों में भी अभी चुनाव हुआ, वहाँ पे हमने इस तरह की घटना नहीं देखी, लेकिन बंगाल में ऐसा क्या हो गया जो हम ये घटना देख रहे हैं? हाँ बोलिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए अपना फायदा होना चाहिए। तो कौन सी कहावत है, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, वही वाला हाल है। बोलूँगा नहीं, ठीक है ना जी। जब तक लोगों को इम्प्रूव करना होता है तो लोग भाई और इसके साथ बना लेते हैं। जैसे काम खत्म होता है वैसे सब अपने अपने पल्ले झाड़ के निकल जाते हैं। ये तो भाजपा की नीति रहा है शुरू से हिंदू मुस्लिम को, चिकित्साई को, सबको मारने का काम किया है। 6 महीने से बंगाल में बैठा हुआ है, 6 महीने से बंगाल में बंगाल के लोगों को परेशान कर रहा है। संजीव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? संजीव जी कुछ बोल रहे हैं? सरकार में रहते हुए दीदी को तोड़ने का प्रयास किया है। वो तो सालों से चल रही है। 6 महीने की बात क्यों कर रहे हैं आप? वो तो कई सालों से चल रही है। अभी जो 6 महीने से जो हो रहा है उसको देखिए ना, कितना दीदी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। राजनीतिक षड्यंत्र ऐसा है वो ना किसी के समझ में आया है ना किसी के समझ में आएगा। संजीव जी कुछ बोल रहे हैं? मैं यहाँ बता दूं, ब्रिजमोहन जी की कुछ बातों को मैं ठीक कर देना चाहूंगा इसमें कि सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि जो हिंदू मुस्लिम की ये बातें कर रहे हैं, ये तो एक युद्ध चल रहा है बंगाल में। ये तो आईबी की रिपोर्ट है कि प्रतिदिन 1400-1500 बांग्लादेशी वहां पे घुस रहे हैं। ये तो अब आईबी को भी आप कह दीजिए कि वो सेंटर के नियंत्रण में है। कम से कम उसकी निष्पक्ष रिपोर्ट है, उसको तो आप मानिए। और वो तो टीएमसी के कार्यकर्ता बन रहे हैं। टीएमसी उनको बैकडोर से पूरा सपोर्ट कर रही है, ये तो हम जानते ही हैं। यहाँ पे प्रश्न ये है कि जब संविधान को ताक पे रख के टीएमसी के लोग भाजपा के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, तो भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रही है? हमारा सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए। सही है। ये बिल्कुल ही राजनीति से परे प्रश्न है कि आप अपने कार्यकर्ता कल को आपका कार्यकर्ता आपका झंडा उठाना बंद कर देगा। आपको झंडा उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अब वो दिन भी इनको देखने को मिलेगा जब आप अपने कार्यकर्ता को बचा नहीं पाएंगे तो आपका झंडा कौन? इसका एक ही रास्ता है कि भाजपा सरकार को सबसे पहले तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। किसको दे देना चाहिए था? अपने कार्यकर्ता को नहीं संभाल सकता है। तो दिल्ली में केजरीवाल जी
दिल्ली में केजरीवाल जी 2020 में नहीं संभाल पाए थे। यहाँ पे आपको पता है कि जो पूर्वी दिल्ली थी कैसा जल रहा था उस समय, जब आपके अभी उसका रिपोर्ट भी बहुत खतरनाक आया है। सारी की जिम्मेदारी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है सो भाजपा की कैसे आ सकती है? सारी की सारी जिम्मेदारी जो है सो भाजपा की कैसे आ सकती है, जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबकी व्यवस्था होती है। व्यवस्था में जो है सो दखलंदाजी जो थी, यहाँ पे आपके विधायक आपको वहाँ पे दिखाई दिए गए, पूरी तैयारी थी और वही तैयारी जो है सो बंगाल में दिखाई दी गई। बंगाल में अरे सर रिपोर्ट्स आ चुकी है सर। निगम पार्षद था, माफ़ कीजिएगा, पार्षद था। कुछ विधायक अभी आपका नाम आया, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, पार्षद ही था सर। नहीं निकाल नहीं चुके थे, वो साथ में था। बाद में जब रिपोर्ट्स आई तब उसके बाद आपने निकाला उसको। खैर चलिए, इस चर्चा को आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं। हम उम्मीद करेंगे जी लेट इट। नहीं ऐसा कोई उकसाने की बात नहीं थी कि रातों रात में जो है सो कपिल मिश्रा ने उकसाया और उनके पास जो है सो गुलेल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है सो छत पे उन्होंने भरमार कर लिया। ये रिपोर्ट तो अब आ रही है जो आपको दिखाई देगा, और वो कहीं ना कहीं से प्रायोजित था। वैसा ही प्रायोजित जो है सो बंगाल में भी दिखाई देता है, जब वहाँ पे 100 से ज़्यादा युवक पहले से ही बुला के रखे गए थे कि दंगा भड़काया जाएगा। बीजेपी सरकार केंद्र में बात करता है तब तक कुछ ना कुछ खेला हुआ है। आज देखिए उस समय क्या नाम है उसका, अपना जो LRC, अभी किसी का बात किया अभी जो 26 जनवरी को हुआ था, इसका भी जिम्मेदार बीजेपी है। बीजेपी जानबूझ करके ये कांड करवाती है ताकि जो हमारे खत्म हो जाए यहाँ से, और चलिए ठीक है, ठीक है बृजमोहन जी, आप राजनीतिक हैं। इस समय हमारे पास कोई राजनीतिक और दूसरा प्रतिपक्ष नहीं है, नहीं तो उसका जवाब वही ज़्यादा अच्छे से दे सकते थे, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, पत्रकार पूछ ही सकता है, कुछ बता नहीं सकता। ठीक है, लास्ट में संजीव जी से फिर से जाते हुए, चूँकि उन्होंने कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स को उन्होंने बोला है, तो मैं चाहूँगा कि वो सम अप करते हुए इस सेशंस को क्लोज करें। मैं यही कहूँगा और यहीं पर अपनी बात को समाप्त करूँगा जी, कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, अगर कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से कोई प्रतिक्रिया करता है तो इसके लिए केंद्र और राज्य विचार करेगा। इससे अधिक मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। कार्यकर्ता भी स्वतंत्र है और वो बहुत कुछ करेगा, और ये देखने के लिए केंद्र और राज्य तैयार रहे। उमेश जी कुछ और जाते जाते कुछ आप? बस सर, धन्यवाद। बृजमोहन जी कुछ और 1 मिनट में कुछ कंप्लीट करना चाहते हो आप अपने जाते जाते? कुछ भी आप, मतलब जो भी इस सब्जेक्ट पे जाते जाते कुछ आप कंप्लीशन से आपका रह गया हो तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। 1 मिनट का समय है। ऐसा है जो घटना बंगाल में हो रही है उसका जिम्मेदार हम केंद्र सरकार को मानते हैं। केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और ममता दीदी ने तो बोल दिया है, अभी बोला है स्पष्ट रूप से आप लोगों के बीच में कि हमने सत्ता संभाल लिया है। अब यदि कोई ऐसा घटना होता है तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तो जब उन्होंने ले लिया है तो उनके बाद विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। उसके बाद केंद्र सरकार को जो फैसला लेना होगा लेना चाहिए। ठीक, चलिए, आप सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक प्रश्न फिर से हम छोड़ते जा रहे हैं आप सभी व्यूवर्स के साथ कि क्या राजनीतिक दल केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने कार्यकर्ताओं की हत्या होने देंगे, या कुछ राजनीतिक परिस्थितियों या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए हम विपक्ष के लोगों की हत्या करने के लिए भी हम उत्सुक रहेंगे? इन सभी प्रश्नों के साथ मैं आज इस परिचर्चा को समाप्त करता हूं। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। देखते रहिए जन मीडिया टीवी। धन्यवाद।